हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो लेसन नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन, वो स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट तो खैर कब का ही कर दिया था, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक भी हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके अंदर जनन किस प्रकार का होता है और उनमें जो जननांग होते हैं, जैसे कि मादा जननांग और जो नर जननांग होते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जो है युग्मक जनन को पढ़ लिया था, जिसमें हमने अंड जनन और शुक्राणु जनन की क्रिया को पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके बाद में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, वो टॉपिक का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। इसे हम आर्तव चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम रज चक्र भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। माहवारी भी इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। ये चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार मैं लिखूंगी नहीं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अच्छा, बहुत दिन हो गए अपनी क्लासें नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और अभी भी नहीं है, बट इतनी ठीक है कि मैं आज क्लास ले पा रही हूँ। तो बहुत दिनों से अपनी क्लासें हुई नहीं है, तो बच्चों को शायद इसका जो एक पार्ट है मैंने वो पहले करवा दिया है, तो शायद बच्चों को वो याद ना हो क्योंकि भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए, गैप पड़ गया है ना, कंटिन्यू नहीं आ रही थी अपनी क्लासें। अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मेरी आदत है वैसे भी रिवाइज करने की, तो और आप भी अपनी आदत डाल दो रिवाइज करने की, ठीक है ना, इससे अच्छा याद हो जाता है। तो आप मुझे साथ के साथ आंसर करेंगे कि मैंने बताया था कि आर्तव चक्र या रज चक्र, या जिसे हम ऋतुस्राव, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतने सारे नामों से जो हम जानते हैं, ये होता किसके अंदर है। तो मैंने आपको बताया था कि एक संघ है कोरडेटा। कोरडेटा की एक क्लास होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी या मेमल्स जिसे हम बोलते हैं। स्तनधारियों के अंदर भी प्राइमेट आते हैं, नॉन प्राइमेट आते हैं। उसमें से जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स की भी मादाओं के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि प्राइमेट्स किसे कहेंगे कि जो जीव बिल्कुल मनुष्य जैसा व्यवहार करता है उसे हम प्राइमेट्स कहते हैं, जो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें नॉन प्राइमेट कहते हैं। तो स्तनधारी का मतलब जो स्तनों के द्वारा दुग्धपान करवाते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो स्तनधारियों के अंदर भी प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट जो होते हैं उनकी मादाओं के अंदर, केवल और केवल मादाओं के अंदर, नर में नहीं होगा, यानी फीमेल्स में होगा, मेल्स में नहीं होगा। ठीक है, और प्राइमेट की मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, कौन कौन होता है, जैसे कि बंदर हो गया, मंकीज, कपी, गोरिल्ला और चिंपैंजी एंड मानव, इनके अंदर होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। ठीक है, और बाकी जो स्तनधारी हैं, बाकी जो नॉन प्राइमेट हैं, उनके अंदर जो चक्र होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रस चक्र, ईस्ट्रस चक्र। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आर्तव चक्र होता है उसके अंदर और ईस्ट्रस चक्र में फर्क क्या होता है। आर्तव चक्र जो होता है इसमें ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, यानी वेजाइना जो होती है, वेजाइना के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग, ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। और वो ब्लड किसका होता है या किस रूप में होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, खैर मैं और रिवाइज करवा दूंगी। जो देखिए रक्तस्राव किसका होता है कि जैसे आपने ये पढ़ा था, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये इसकी फिमरी हो गई, ये यूटेरस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गई। ठीक है, इसकी जो सबसे बाहरी वाली लाइनिंग होती है यूटेरस की, गर्भाशय की, गर्भाशय की बाहरी लाइनिंग को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर बीच की जो लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए पहले वाला याद होना चाहिए आपको, मायोमेट्रियम। और यहाँ पर जो अंदर की, सबसे अंदर की ओर जो लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो रक्तस्राव होता है प्राइमेट्स मादाओं के अंदर, और इसी को जब हम ऋतुस्राव भी कहते हैं,
तो अच्छा, रक्तस्राव का मतलब रक्त जो है वो बाहर निकलना। तो रक्त जो है इस वेजाइना के थ्रू, ये वेजाइना है ना, तो इस वेजाइना के थ्रू रक्त जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये होता है आर्तव चक्र में। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है इसके अंदर, तो और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लड बाहर आ रहा है वो ब्लड है किसका, कहाँ से आ रहा है? तो हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटती है, एंडोमेट्रियम टूटती है। क्यों टूटती है आगे बात करेंगे। एंडोमेट्रियम टूटती है और जो रक्त होता है वो वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। इसी को हमने क्या नाम दिया है, आर्तव चक्र कहा है। आर्तव चक्र के अंदर ये घटना होती है, पूरी घटना को केवल इसी को हम आर्तव चक्र नहीं कहेंगे। आर्तव चक्र एक चक्र है जो 1 महीने में एक बार आता है, ठीक है ना, 1 महीने में आता है। 1 महीना खत्म हुआ फिर से स्टार्ट होगा, फिर से 1 महीना खत्म हुआ फिर से स्टार्ट होगा। 3 से 5 दिन तक ये चलता रहता है। 3 से 5 दिन का मतलब है कि जो ब्लीडिंग है वो 3 से 5 दिन तक होती है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रक्तस्राव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एंडोमेट्रियम टूटती है और बाहर निकलती है। अच्छा, अब ईस्ट्रस चक्र के अंदर जो है कोई ऋतुस्राव नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। ईस्ट्रस चक्र में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। ईस्ट्रस चक्र होता किसमें है, कुत्ता, बिल्ली, जो अन्य, इनके अलावा जो अन्य प्राइमेट्स होंगे उनके अंदर होगा। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मवेशी, इन सभी के अंदर जो है वो ईस्ट्रस चक्र होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमने बात कर ली थी। उसके बाद में और क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने और क्या पढ़ा था कि जब एक लड़की, कोई भी गर्ल है, वो 13 साल की होती है, प्यूबर्टी आ जाती है उसके अंदर 13 साल की उम्र में, तब जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है, हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये आपका ब्रेन है, यानी मस्तिष्क हो गया, ठीक है, ब्रेन वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पर पड़ी होती है हाइपोथैलेमस। क्या पड़ी होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं GnRH। बच्चे इसका नाम पूछ रहे थे पिछली क्लास में कि GnRH का पूरा नाम क्या होता है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये GnRH जो है वो जाता है कहाँ पर, यहाँ पर नीचे की ओर एक और ग्लैंड होती है मटर के दाने के समान, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये GnRH कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि के पास में। पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करेगी, एक का नाम होगा LH एंड एक का नाम होगा FSH, LH एंड FSH। ये दोनों हार्मोन कहाँ जाएंगे, अंडाशय के पास। आपको पता है कि एक फीमेल के अंदर 2 अंडाशय होते हैं और उन अंडाशय के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी सी क्या पड़ी होती है, फॉलिकल्स पड़ी होती है, पुट्टिकाएं पड़ी होती है, ठीक है। तो जैसा कि नाम आ रहा है यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला, यानी कि पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन, पुट्टिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन। और LH हार्मोन का भी यहाँ पर रोल होता है। LH हार्मोन यहाँ पर क्या काम करता है, वो मैं आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हम वो चक्र पढ़ेंगे, जिसे पिछली क्लास के अंदर हमने सारणी बनाकर पढ़ा था, उस टाइम पे बताऊंगी। ये दोनों ही हार्मोन कहाँ चले जाते हैं, इनके पास, यानी पुट्टिकाओं के पास। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही कहाँ जाते हैं, ओवेरी के पास, यानी कि अंडाशय के पास जाते हैं। और अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स रखी हुई है, पुट्टिकाएं रखी हुई है, उन पुट्टिकाओं को जाकर क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अब प्रेरित करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनके बीच में आपको पता है एक छोटा सा क्या डेवलप हो रहा है, एग या अंडाणु डेवलप हो रहा है। अंडाणु या एग जिसे बोल दो, ओवम बोल दो, यहाँ पर वो डेवलप हो रहा है। याद करो, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte,
तो वो आगे जाकर क्या बनाता है, अंडाणु बनाता है। तो यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, तो ये दोनों ही हार्मोन जाकर क्या काम करेंगे, जो ये पुट्टिकाएं हैं इनको जाकर बड़ा करेंगे, प्रेरित करेंगे। बड़ा करने के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर जो अंड होगा वो भी इसके साथ साथ बड़ा होगा। और जब ये पुट्टिकाएं बड़ी हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी, जैसे मान लो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, और ये क्या हो गई, आपको पता है लास्ट वाली कौन सी होती है, ग्राफियन पुट्टिका होती है। तो जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी, इनसे एक कुछ और हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा एस्ट्रोजन और एक होगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, दो हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का भी रोल होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही क्या काम करते हैं, वापस, अच्छा मैंने मिटा दिया, ये भी वापस कहाँ जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का और भी मेनली काम होता है, आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एस्ट्रोजन जो है वो वापस एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मैं आगे बताऊंगी क्या करता है, अभी पूरा क्लियर यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि हम उसमें डायग्राम में पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगी कि इसका क्या काम है। प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो मैं डायग्राम में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको, यहाँ तक समझ में आ गया था, आई होप। अब देखो ये चीज़ें तो अपन ने समझ ली थी। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये जो ऋतुस्राव होता है या जो भी आर्तव चक्र जिसे कहते हैं, है ना, तो ये जब पहली बार किसी फीमेल के अंदर जब ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। और लास्ट टाइम, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, लास्ट अच्छा स्टार्टिंग कब होती है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। पहली बार जब दर्शन होते हैं इसके तो उसे रजो दर्शन कहेंगे। और लास्ट टाइम यानी कि 48 से 50 वर्ष की उम्र में ये खत्म हो जाता है, तो उस टाइम इसको क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और कितने दिन तक चलता है ये ब्लीडिंग जो होती है, वो 3 से 5 दिन तक, किसी किसी में 7 दिन की, कुछ फीमेल्स के अंदर 7 दिन की भी हो सकती है, बट नॉर्मली 3 से 5 दिन हम काउंट करते हैं इसके, ठीक है। फिर वापस ये चक्र जो है पूरा 1 मंथ तक चलता है, फिर खत्म होगा, फिर चलेगा, यानी ये कि ये एक साइक्लिक क्रम है ये, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वही सारणी जो पहले हमने बनाई थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने आधा ही पढ़ा था, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक मैं भी पानी वानी पी लेती हूँ। हो गया? जिसने भी पहली क्लास नहीं लगाई है कोई बात नहीं, वैसे हमने रिवाइज कर लिया है। और जो मैं आपको सारणी बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चार्ट के द्वारा जो हम समझेंगे, वो चार्ट भी मैं वापस बनाऊंगी पूरा का पूरा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान से पढ़ें। देखो तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पहले याद करो, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम। और गर्भाशय एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है और वो रक्त के रूप में, ब्लड के रूप में कहाँ निकल जाती है, वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर ये टूट रही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो साइकिल होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, देखो जो इसका फर्स्ट साइकिल जो है, जिसके अंदर सबसे पहला जो चक्र आता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है, इसे हम कहते हैं रक्तस्राव कह सकते हैं या ऋतुस्राव कह सकते हैं,
या मेंस्ट्रुअल फेज कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कह सकते हैं। और ये कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक चलता है। 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 का मतलब 1, 2, 3 दिन भी हो सकते हैं, फिर 4 दिन भी हो सकते हैं और 5 दिन भी हो सकता है। तो इसके अंदर ब्लड जो है वो शरीर से बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू। ठीक है, अब अपन ने और क्या चीज़ें पढ़ी थी? तो 2 हार्मोन, एक तो FSH, एक LH हार्मोन, दोनों ही कहाँ जाते हैं? अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स पड़ी होती हैं उन फॉलिकल्स के अंदर ये जाते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय पुट्टिकाओं के अंदर ये जाएंगे। ठीक है, और यहां से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? अंडाशय पुट्टिकाएं जो, गर्भाशय नहीं, अंडाशय लिख लेते हैं। अंडाशय पुट्टिकाएं जो हैं यहां से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, एक तो निकलेगा प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। और यही दोनों वापस गर्भाशय एंडोमेट्रियम के ऊपर जाकर उस पर क्रिया करते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता क्या है? FSH और LH का जो स्तर होता है, ये FSH है, ये LH है, इसका स्तर क्या होता है? बढ़ता है। FSH एंड LH का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो गर्भाशयी पुट्टिकाएं हैं या अंडाशय पुट्टिकाएं, यहाँ पर क्या होती है? ओवरी के अंदर अंडाशय पुट्टिकाएं होती है। अंडाशय पुट्टिकाओं के अंदर एक एग होता है और एग हम इसे अभी नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्राथमिक पुट्टिका है। मान लीजिए कि ये क्या है? प्राथमिक पुट्टिका है, ये प्राथमिक पुट्टिका है। ठीक है, चलो पुट्टिका मैं नीचे लिख लेती हूँ। ये प्राथमिक पुट्टिका है। तो प्राथमिक पुट्टिका के अंदर आपको पता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती है उसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है। तो यहाँ पर अभी अंड का डेवलप या अंडाणु का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये अंडाशय प्राथमिक पुट्टिका है। आपको पता है कि FSH एंड LH दोनों ही सबसे पहले कौन सा हार्मोन जाएगा? FSH। मैंने ये पहले बता चुकी हूँ मैं। ये FSH सबसे पहले जो है वो प्राथमिक पुट्टिका के ऊपर जाएगा और उसको बोलेगा ग्रोथ कर, बड़ी हो जा। तो ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है। ठीक है, तो अभी भी ये क्या है? अभी ये सिर्फ आकार में बड़ी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है क्या बन जाएगी? यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी, टर्शरी से फिर बनेगी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना? तो अभी तो सिर्फ क्या बनी है? सेकेंडरी बना देते हैं। चलो यहाँ पर बना देती हूँ मैं सेकेंडरी। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये ग्रोथ हुई इसकी और ये बन गई द्वितीयक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका। और द्वितीयक पुट्टिका के अंदर जो है धीरे धीरे वो जो oocyte है वो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, उस oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो क्या ग्रोथ कर रहा था? प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीयक पुट्टिका बनी, तो यहाँ पर पहले तो केवल और केवल FSH आकर इनका आकार बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद में LH भी आ जाता है। कौन आ जाता है? LH भी आ जाता है, ये भी इसकी ग्रोथ करवाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये प्राथमिक से द्वितीयक बनती है, द्वितीयक से क्या बनेगी? अब टर्शरी। टर्शरी का मतलब क्या होता है? तृतीयक पुट्टिका। और तृतीयक से फिर बनती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो फटती है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है? फटती है और फटने के बाद में जो है इससे क्या हो जाता है? एग रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसे भी हम पूरा एक डेवलपमेंट एग नहीं कहेंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए क्योंकि मेरे जगह नहीं बचेगी यहाँ पर। फिर मैं वही सोच रही थी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। 1 मिनट बच्चों। ये लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल बना लेते हैं। द्वितीयक
पुट्टिका। एक्चुअल में बोर्ड में इतनी जगह है नहीं कि सारा ये चार्ट आ सके, बट मुझे करवाना पड़ेगा, थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं पूरे को मिटा के फिर आगे के फेजेस बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे इसको एक साथ करवाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर द्वितीयक पुट्टिका आ जाती है, द्वितीयक से क्या बनेगी, तृतीयक बनेगी, तो ये तृतीयक बन गई, और तृतीयक से बाद में क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर बना लेते हैं हम क्या, ये बड़ी सी जो है वो क्या बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल या पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका, ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका बन गई। अब देखो अब होता क्या है, जो ये पुट्टिकाएं वगैरह बन रही है, इनसे धीरे धीरे जब ये डेवलप होती है तो इनसे हार्मोन निकलता है, और वो कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, खूब सारा एस्ट्रोजन निकलता है, खूब सारा एस्ट्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ से, एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल भी यहाँ से खूब सारा बढ़ जाएगा, खूब सारा इसका एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन खूब सारा बढ़ रहा है यहाँ पर, मैं इसको एस्ट्रोजन को कुछ और कलर से बना देती हूँ। यहाँ पर अपने क्या पढ़ा था कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत सारा बढ़ जाता है, यहाँ से खूब सारा एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जब इसकी संख्या, एस्ट्रोजन की जब लेवल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन जो FSH एंड LH जो बढ़ रहे थे, FSH और LH जो बढ़ रहे थे, ये एस्ट्रोजन इनके ऊपर क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन की जो मात्रा बढ़ेगी, एस्ट्रोजन को मुझे थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, एस्ट्रोजन की जो मात्रा बढ़ेगी वो एस्ट्रोजन खुद ही जाकर LH एंड FSH की मात्रा को कम करवा देगा, वो कहेगा कि अब तुम रुक जाओ। LH एंड FSH की मात्रा को क्यों कम कर रहा है, क्योंकि ग्राफियन पुट्टिका जो है वो बन चुकी है, आगे इससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो ये जाकर इसको क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब तुम रुक जाओ, ठीक है। तो इनकी मात्रा फिर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो अब इनका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से ये कम होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, ये कम होने लग जाएंगे, ठीक है। FSH एंड LH जो है अब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो अब देखो एस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ा, FSH एंड LH की मात्रा को इसने कम कर दिया, और क्या होता है कि ये जो पुट्टिकाएं बन रही है, खूब सारा जो एस्ट्रोजन रिलीज कर रही हैं, इसके साथ साथ ये एक और हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, इनहिबिन, इनहिबिन रिलीज करती है ये, और ये इनहिबिन भी क्या करता है, ये जाता है कहाँ पर, FSH के पास में, और FSH की मात्रा को भी ये क्या करवाता है, कम करवाता है, FSH की मात्रा को क्या करता है, कम करवाता है। देखो क्यों करवाता है, सुनो ध्यान से। FSH जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो अंडाशय के पास जाएगा। अंडाशय में कितनी फॉलिकल्स पड़ी है, 60 से 80 हज़ार फॉलिकल पड़ी है, उन सभी की ग्रोथ नहीं करवाएगा, वो केवल और केवल 10 से 15 फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। तो 10 से 15 फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। अब आपको पता है कि हर महीने एक ओवेरी से एक ही अंडाशय, यानी कि एक अंडाशय से जो है और उसकी एक फॉलिकल है, उससे एक ही अंडाणु रिलीज होता है, एक ही अंडाणु चाहिए। तो इतनी सारी फॉलिकल का क्या करेगा वो 10-15 फॉलिकल का, और वो 10-15 फॉलिकल जो है बाद में अपने आप नष्ट हो जाती है, उसमें से एक ही फॉलिकल बची रहती है। तो अगर FSH की मात्रा बढ़ती गई तो फिर वो और ज़्यादा फॉलिकल को बड़ा करेगा, और बाद में वही फॉलिकल नष्ट हो जाएगी। तो इतनी सारी जो फॉलिकल खत्म हो रही है वो तो नुकसानदायक ही है, क्योंकि कमी पड़ रही है ना, फॉलिकल्स की कमी पड़ रही है, तो क्या मतलब इतना ग्रोथ करवाने का। तो इनहिबिन स्पेशली जाता है कहाँ पर, FSH के पास में। FSH को बोलता है तू अपना लेवल क्या कर दे, कम कर दे। तो अपना लेवल कम करेगा तो फॉलिकल्स जो होगी वो इतनी ज़्यादा जो है वो वृद्धि नहीं करेगी, ठीक है ना, कोई काम की नहीं है वृद्धि, क्या काम की है, एक ही चाहिए, एक वृद्धि कर दी, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन की मात्रा जो है यहाँ पर बढ़ती जाती है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन यहाँ पर देखना, अब होता क्या है, एस्ट्रोजन ने क्या किया, इसको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, भाई तू अपनी तू अपनी जो है मात्रा को कम कर दे। इनके पास गया, इनकी मात्रा को इसने कम कर दी, तो यहाँ पर इनकी जो लेवल है वो, इनका जो ये जो लाइनिंग आ रही है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये कम हो रहा है, ठीक है।
चलो मैं एक काम करती हूँ, LH को भी मैं कुछ सी और से बना देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ये LH है मान लो, ठीक है। अब होता क्या है कि एस्ट्रोजन देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एस्ट्रोजन खूब सारा बढ़ गया, एस्ट्रोजन खूब सारा बढ़ गया, ये बढ़ गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तब यहाँ पर आते आते ये क्या करता है कि LH और FSH पर पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाता है। पहले क्या किया था, इसने नेगेटिव फीडबैक दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो मात्रा है वो यहाँ पर देखो कम हो गई थी। लेकिन अब जब ये पूरी बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गई है, ग्राफियन फॉलिकल बन गई है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी फॉलिकल होती जाएगी वो उतना ही ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करती जाएगी। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल ने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज किया, तो एस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा बाहर आया तो यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई। और एस्ट्रोजन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो यही एस्ट्रोजन किसके पास जाता है, FSH एंड LH के पास में, और यहाँ पर ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर LH एंड FSH जो है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये देखिए, और LH तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, LH तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, वापस समझो, एक बार ध्यान से समझो। LH एंड FSH की मात्रा बढ़ रही थी, और बढ़ने की वजह से यहाँ पर फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही थी, जिसके अंदर अंडाणु भी ग्रोथ, अंडाणु नहीं कहेंगे, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, वो ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है। ये ग्रोथ करने की वजह से यहाँ से बहुत सारा एस्ट्रोजन निकल रहा था। एस्ट्रोजन जो है इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि फॉलिकल्स बढ़ रही थी, फॉलिकल्स का आकार बढ़ रहा था, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। एस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते इसने क्या किया, जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होने लग जाता है तो जो यहाँ पर FSH एंड LH थे उनकी मात्रा को ये कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि ये कहता है कि तुम अब कम हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे को इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक ऐसा समय आता है कि जब उच्च स्तर जो होता है एस्ट्रोजन का, जब उच्च स्तर होता है, सबसे ज़्यादा स्तर होता है, तो उस टाइम ये क्या करता है, LH एंड FSH को पॉजिटिव फीडबैक देता है और इसकी मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, इसकी मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो LH की तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, LH तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे कि ये एक फेज था जिसके अंदर क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसे हमने रक्त या ऋतुस्राव कहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉलिकल्स का आकार बढ़ रहा है, इसीलिए इसको और क्या नाम दिया जाता है, पुट्टिकीय प्रावस्था कहा जाता है, पुट्टिकीय प्रावस्था कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि पुट्टिकीय प्रावस्था जो होती है इसका एक और नाम, यहाँ पर इस फेज का एक और नाम होता है। वो नाम किस आधार पर होता है कि देखो यहाँ पर पहला वाला जो फेज था, जो 3 से 5 दिन का फेज था, उसमें एंडोमेट्रियम टूट रही थी। अब टूटती क्यों है उसका कारण मैं आगे बताऊंगी। टूट रही थी, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम को फिर से बनाने लगता है। एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम को फिर से बनाने लगता है, और बनाने की वजह से इसी कारण, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम टूट रही थी उस टूटने को वापस बनाने लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियम को फिर से ग्रोथ कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी मात्रा फिर या इसका जो है आकार फिर से बन रहा है या ये वापस बन रही है, इसीलिए इसको और नाम क्या दिया जाता है, प्रचुरोद्भवन। प्रचुरोद्भवन कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंडोमेट्रियम फिर से बनने लग गई, क्लियर है, इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम फिर से बनने लग गई। अब होता क्या है, अब देखो यहाँ पर जो LH जो बड़ा था, अब वापस आ जाता है LH एंड FSH के ऊपर। LH का जो मात्रा बड़ी थी, LH की जो मात्रा बड़ी थी, उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन पुट्टिका जो है, ये ग्राफियन पुट्टिका क्या होगी,
फट जाएगी, ग्राफियन पुट्टिका जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और ग्राफियन पुट्टिका के फटने की वजह से जो इसके अंदर जो ये अंडाणु था, वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडाणु बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, LH की वजह से हुआ क्या, LH की जब एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, इसे हम LH सर्ज कहते हैं। और LH सर्ज की वजह से यहाँ पर अंडाणु जो था वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडाणु कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में अब इसे अंडाणु भी नहीं कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे, द्वितीयक अंडक ही कहेंगे, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से अंडाणु बना नहीं है। तो द्वितीयक अंडक जो है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि जब अंडाणु जो है यहाँ से रिलीज होता है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये फिमरी है, यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय से मान लीजिए कि ये अंडाणु जो है वो बाहर रिलीज हो गया, तो यहाँ पर अब इसको फिमरी कैच करेगी। ये जो है ये संरचना कौन सी है, फिमरी है, तो फिमरी इसको क्या करती है, कैच करती है। और फिमरी जब इसको कैच करती है तो ये किसके अंदर चला जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर यहाँ पर ये बैठ जाएगा। कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर अंडाणु जो है वो बैठ जाएगा। बैठ कर क्या करेगा, वेट करेगा। किसका वेट करेगा, किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा कि कब शुक्राणु आए और कब अंडाणु से वो क्या हो जाए, निषेचित हो जाए और इससे युग्मनज बन जाए। एक चीज और ध्यान रखनी है, अंडाणु का जो जीवन काल होता है, अंडाणु जो है फीमेल बॉडी के अंदर जो अंडाणु है, अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे का। कितना होता है, 24 घंटे का। यानी कि अब जो अंडाणु यहाँ से रिलीज हो गया है वो 24 घंटे यहाँ पर बैठ कर वेट करेगा। किसका वेट करेगा, कि कब शुक्राणु आए और कब इससे निषेचित हो जाए। ठीक है, अब शुक्राणु मान लीजिए कि यहाँ से आ गया, ये शुक्राणु है, मान लो ये है, ये शुक्राणु आ गया। तो शुक्राणु का जो जीवन काल होता है एक फीमेल बॉडी में, ना कि मेल बॉडी में, मैं मेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, एक फीमेल बॉडी के अंदर शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकता है, 48 घंटे तक, यानी कि 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो अगर यहाँ पर शुक्राणु आ जाता है और इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तब तो क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। और युग्मनज के बाद में जो है भ्रूण बनेगा वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी, आगे पढ़ेंगे उन सभी को। तो यहाँ पर शुक्राणु अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट अगर शुक्राणु नहीं आया तब क्या होगा, अगर शुक्राणु नहीं आया तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये अंडाणु जो है अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन कैसे बन सकती है, मान लो कि किसी फीमेल एंड मेल के अंदर जो है संभोग की क्रिया हुई, अंडाणु के रिलीज होने से 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले मान लो, तो 2 दिन तक शुक्राणु पड़ा रहेगा क्योंकि 48 घंटे तक रहेगा। और उसके दूसरे ही दिन अगर मान लो अंडाणु रिलीज हो जाए फीमेल बॉडी के अंदर, तब तो निषेचन की क्रिया हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो जिस दिन अंडाणु रिलीज हो और उसी दिन स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश करे, तो भी निषेचन की क्रिया हो सकती है, यानी कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। अब मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ। अब समझना ध्यान से। अब क्या होता है, जब अंडाणु यहाँ से रिलीज हो जाता है तब यहाँ पर जो बची खुची अब संरचना जो है, बची खुची एक संरचना है, इस संरचना से एक और संरचना बनेगी यहाँ पर इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं, देखो पहले क्या हुआ, प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुट्टिका बनी और ग्राफियन पुट्टिका के अंदर सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है ग्राफियन फॉलिकल्स जब फटती है, क्यों फटती है, क्योंकि यहाँ पर LH जो है, LH क्या हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, LH का आकार बढ़ जाता है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देती हूँ, 1 सेकेंड को। LH का आकार बढ़ जाता है,
LH का आकार का मतलब LH जो है एकदम से जंप करता है, LH बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, FSH भी बढ़ता है बट LH तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो LH के ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाती है। अभी ध्यान रखना, कारण बता रही हूँ किस किस वजह से क्या क्या हो रहा है। तो LH के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाती है और उसकी वजह से अंडाणु जो है वो बाहर आ जाता है। जब अंडाणु बाहर आ जाता है तो अब जो पीले रंग की संरचना बचेगी, ग्रंथिल संरचना बचती है पीछे पीले रंग की, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, याद करो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब ये फट जाती है तो यहाँ पर एक संरचना बचती है, उस संरचना का नाम क्या है? इस संरचना को हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? ग्राफियन पुट्टिका के फटने से अंडाणु रिलीज हुआ और अंडाणु रिलीज होने के बाद में जो बची कुची संरचना होती है, अंडाणु तो चला गया ना, अंडाणु तो कहाँ चला गया? फिम्बरी ने कैच कर दिया और फिम्बरी जो है उसको कहाँ ले जाएगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाएगी। ठीक है, अगर वहाँ निषेचन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वो अंडाणु नष्ट हो जाएगा। बट जो पीछे की ओर बची कुची संरचना है उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बहुत सारा एक हार्मोन रिलीज करता है और इस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसा कि मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन पहले तो कोई काम का नहीं था ना, अगर मान लो पहले यहाँ पर रिलीज होता तो कोई काम का नहीं था। प्रेगनेंसी तो अब हो सकती है, और अब भी कब? जब अगर मान लो ये अंडाणु रिलीज हुआ, अंडाणु की लाइफ स्पेन जो होती है वो 1 दिन की होती है, यानी कि एक यूँ कह सकते हैं 24 घंटे की होती है। 24 घंटे अगर मान लो जिंदा रह जाता है और अगर यहाँ पर कौन आ जाता है? शुक्राणु आ जाता है, तब तो इनमें निषेचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, निषेचन की क्रिया भले ही हो जाए, निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन ध्यान रखना है कि निषेचन से जो युग्मनज बनेगा, युग्मनज जो है वो 7 दिन तक कहाँ रहेगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहेगा। देखो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय है, ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई, बट यहाँ पर जो है इसको यहाँ आने में और यहाँ पर स्थापित होने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। कितने दिन? 7 दिन। ठीक है, तो 7 दिन तक जो है हमारी फीमेल की जो बॉडी है वो वेट करती है कि अगर निषेचन की क्रिया हो गई तो निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनेगा वो एंडोमेट्रियम में आकर स्थापित हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में जाकर ही ये स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम बना लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखो यहाँ पर तो प्रोजेस्टेरोन था नहीं, तो हम यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, इसको सीधी लाइनिंग कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह से हम यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जंप मारेगा। एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करेगा, एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा बट इतनी मात्रा में नहीं, इसलिए एस्ट्रोजन जो है इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एस्ट्रोजन तो यहाँ पर खूब सारा बढ़ा था, जब ग्राफियन फॉलिकल फटने वाली थी, ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ तब खूब सारा बढ़ा था, लेकिन फिर जाकर एस्ट्रोजन थोड़ा धीमा पड़ जाता है और आगे यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि एस्ट्रोजन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ने से फायदा क्या है? जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ी तो उससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो हमने सेकंड जो पुट्टी की प्रावस्था लिखी थी, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम बन रही थी उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। और आपको पता है कि एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर युग्मनज स्थापित होता है, वहीं पर जाकर उसका डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का। तो इसका मतलब इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन को यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा गया है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है? बनाता कौन है? एस्ट्रोजन बनाता है। एंडोमेट्रियम, क्योंकि यहाँ पर देखो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही थी तो एंडोमेट्रियम भी बन रही थी। ठीक है, एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है? एस्ट्रोजन। बट इसका मेंटेन कौन करता है? इसको बनाए कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाए रखता है। क्लियर है?
तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जैसे ही बढ़ी एंडोमेट्रियम बनने लग गई। बट अब धीरे धीरे होता क्या है, यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो फिर से ये किसके पास जाते हैं, FSH एंड LH के पास जाते हैं और इसको क्या दे देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब यहाँ पर क्या है कि फिर से इनकी मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी, LH एंड FSH की। तो जब LH, अब यहाँ पर ध्यान देना कि LH जब बड़ा था उसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटी थी और उसी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना था, कॉर्पस ल्यूटियम बना था उसी की वजह से। तो अब सोचो कि LH की मात्रा कम हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर नष्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो ये नीचे आ गया ग्राफ, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हुई तो जो इस एंडोमेट्रियम को जो बनाए रखने वाला जो हार्मोन है अगर उसकी ही मात्रा कम हो जाएगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर से टूट टूट कर नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर फिर से कौन सा फेज आ जाएगा, यहाँ पर ये टूटने वाला फेज आ जाएगा, टूटने वाला फेज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम टूट कर फिर से वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो वापस पहला ही फेज वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इससे पहले इस फेज को भी नाम देना है। इस फेज को क्या नाम देना है, देखो फीमेल बॉडी वेट कर रही थी स्पर्म का, अगर स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज बनेगा तो वो एंडोमेट्रियम में जाकर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। लेकिन एंडोमेट्रियम में जाकर अगर वो स्थापित होगा तो वो उस युग्मनज को पोषण भी चाहिए। तो पोषण चाहिए तो उसके लिए क्या करती है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर छोटी छोटी सी ग्लैंड्स बना लेती है और ये ग्लैंड क्या करती है, बहुत सारा ग्लाइकोजन का स्राव करती है। क्या करती है, ग्लाइकोजन का स्राव करती है। और ग्लाइकोजन को इसलिए स्रावित करती है ताकि युग्मनज जब एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित हो तो वहाँ पर उसे क्या दे सके, भोजन दे सके। तो बहुत सारा ग्लाइकोजन देती है, इसको ग्लाइकोजन स्रावित करती है, एंडोमेट्रियम बहुत सारा ग्लाइकोजन स्रावित करती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं स्रावी फेज, या हम और इसे क्या कह सकते हैं, स्रावी प्रावस्था। क्या कहेंगे इसको, स्रावी प्रावस्था। क्योंकि क्या स्रावित हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा ग्लाइकोजन स्रावित हो रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों को एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, अभी मुझे पता है क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा है, तो मैं वापस रिवाइज करवा दूंगी। एक बार वहाँ तक जाने के बाद में वापस हम रिवाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा ग्लाइकोजन स्रावित होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्रावी प्रावस्था कहा जाता है। बट यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लग जाती है और अगला फेज जो है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, एक बार खत्म हो गया, वापस रिवाइज कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो हुआ क्या था बच्चों, सबसे पहले भूल जाओ उन सबको, इधर आ जाओ वापस। गर्भाशय एंडोमेट्रियम फर्स्ट फेज में टूटती है, टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, निकल गई। ये टूट रही है, इस फेज के अंदर और क्या चीज़ें हमें करनी है, FSH LH हार्मोन को देखना है कि इनका क्या लेवल रहता है। फिर हमें अंडाशय पुट्टिकाओं के बारे में पढ़ना है और अंडाशय पुट्टिकाओं से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बात एक ही। FSH एंड LH का सबसे पहले जो है वो आकार जो है, या यूँ कह सकते हैं लेवल, आकार बहुत बोलती हूँ मैं, लेवल जो है वो बढ़ता है। यहाँ से ये लेवल जो है थोड़ा बढ़ता है। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो मैं अच्छे से नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप समझ सकते हो ना। तो उसका लेवल आपको यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं उनकी ग्रोथ करवानी है, उनकी बहुत सारी ग्रोथ करवानी है। बहुत सारे का मतलब क्या है, आपको पता है कि 13 वर्ष की उम्र तक आते आते एक बच्ची के अंदर, एक अंडाशय के अंदर कितनी 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स बची रहती है। 60 से 80 हज़ार में से भी प्रत्येक महीने में, हर महीने में एक अंडाशय एक अंडाणु रिलीज करता है। तो उस अंडाशय के अंदर ये दोनों हार्मोन जाते हैं, सबसे पहले FSH जाएगा, फिर धीरे धीरे LH, और फिर दोनों ही साथ में मिलकर काम करेंगे। तो वहाँ पर उस अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल बन रही है उनको क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। कितनी की करवाएगा, 5 से 10 या 10 से 15। लेकिन हमें क्या करना है कि एक अंडाणु को ही रिलीज करना है एक फॉलिकल से। तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ होगी तो यहाँ पर देखो प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी और इनके अंदर जो एग है छोटा सा वो भी डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पर एग भी डेवलप होता जा रहा है, क्लियर है।
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, जैसे जैसे ये डेवलप हो रही है, तो ये बहुत सारा क्या निकालती है, एस्ट्रोजन निकालती है, बहुत सारा एस्ट्रोजन निकालती है। तो एस्ट्रोजन जो है उसकी मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखो सर्वाधिक होगी, यहाँ से एस्ट्रोजन बढ़ा और बहुत ज़्यादा यहाँ तक बढ़ गया, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल सबसे बड़ी है तो ये सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। समझ में आ रही बात? इसके साथ साथ अब देखो जैसे जैसे ये आकार बढ़ता है, ये क्या करता है, ये जाकर इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है। यहाँ पर जैसे इनका आकार बढ़ता है, देखो यहाँ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ से इनका ये जाएगा और यहाँ पर ये जाते जाते इनको क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि अब तुम अपने लेवल को क्या कर दो, कम कर दो, क्योंकि अब जो है फॉलिकल वैसे ही बड़ी हो चुकी है, अब तुम अपने लेवल को कम कर दो। अब क्या करोगे, अपना लेवल बढ़ा के, या आप ज़्यादा बढ़कर करोगे क्या, ज़्यादा फॉलिकल को नष्ट करोगे फालतू में, एक ही फॉलिकल चाहिए हमें तो इतनी सारी करोगे क्या, कोई काम की नहीं है। तो ये जाकर यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देता है और इसकी लेवल को क्या करवाता है, कम करवाता है। तो यहाँ पर देखो इसका लेवल जो है वो वापस कम होता जा रहा है, FSH एंड LH का लेवल कम होता जा रहा है। बट एस्ट्रोजन तो बढ़ती जाएगी, एस्ट्रोजन तो बढ़ेगी ना, ग्राफियन फॉलिकल है तो ग्राफियन फॉलिकल से बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो एस्ट्रोजन तो बढ़ती जा रही है। तो जब एस्ट्रोजन बहुत अपने उच्चतम स्तर पर होती है, एस्ट्रोजन का लेवल जब उच्चतम स्तर पर होता है, तो एस्ट्रोजन क्या करती है, FSH एंड LH को क्या कर देती है, पॉजिटिव फीडबैक दे देती है। पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, इसकी मात्रा को क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और LH तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो एस्ट्रोजन निकल रहा था, वो एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को भी बनाता है फिर से। एंडोमेट्रियम पहले फेज में, पहली प्रावस्था में टूट गया था, उसको वापस कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन बनाएगा। कौन बनाएगा, ये जो एस्ट्रोजन है वो इसको फिर से बनाएगा। तो क्योंकि ये फिर से बना रहा है, ग्राफियन फॉलिकल वृद्धि कर रही है, इसीलिए इसको पुट्टिकीय प्रावस्था या प्रचुरोद भवन कहते हैं। एक हार्मोन रह गया अपना, कौन सा, इनहिबिन। यहाँ से इनहिबिन भी निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करने के लिए, ठीक है, ये भी इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल फटती है कब, जब LH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने पहले भी बताया था कि LH जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, ग्राफियन फॉलिकल फटती है। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु मुक्त हो जाता है, अंडाणु बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को जब देखो इस लाइनिंग के ऊपर जो अंडाणु बाहर निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। कहाँ लिखूं इसको, क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। अंडाणु का उत्सर्जन, बाहर निकल गया अंडोत्सर्ग, ठीक है ना, अंडाणु बाहर निकल गया तो अंडाणु बाहर निकल जाएगा। अंडाणु के बाहर निकलने की वजह से जो पीछे जो बची खुची संरचना रहेगी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे ये सोचते होंगे ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये बात, अरे ये सब एक ही है, बट मुझे अलग अलग बनानी पड़ेगी ना, ये सारी की सारी एक ही है। कल्पना करो आप, एक ही है, वो डेवलप होती जा रही है, वही फट रही है, वही बच रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद में अंडाणु मुक्त होता है और बाद में जो पीले रंग की ग्रंथिल संरचना बचती है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बाद में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से अंडाणु बाहर निकल गया है तो हो सकता है कि उसमें निषेचन की प्रक्रिया हो, और निषेचन की प्रक्रिया अगर होगी तो उससे एक युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, और वो भ्रूण जो है वो कहाँ चला जाएगा, एंडोमेट्रियम में। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। बनाता तो कौन है, एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है, एस्ट्रोजन। मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर ये इसको क्यों बनाएगा, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो और यहाँ पर भ्रूण आकर स्थापित हो जाए। तो एंडोमेट्रियम के अंदर अगर मान लो कि भ्रूण आकर चिपक रहा है, उससे इम्प्लांटेशन हो रही है, चिपक रहा है, तो फिर उसको भोजन चाहिए, तो उस टाइम भोजन कौन देगी, एंडोमेट्रियम ही देगी ना।
अगर वो जैसे ये भ्रूण है, ये यहाँ आकर एंडोमेट्रियम से चिपक गया, तो इसको भ्रूण को पोषण कौन देगी? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या करती है, बहुत सारा एक ग्लैंड बना लेती है, ग्रंथियाँ बना लेती है, और वो ग्रंथियाँ क्या करती है, ग्लाइकोजन का स्राव करती है, ग्लाइकोजन रिलीज करती है। और ग्लाइकोजन अगर रिलीज हो जाएगा तो वो बच्चे को पोषण दे देगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं, जिनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो फिर ये 24 घंटे तक जिंदा रहेगा, बेचारा मर जाएगा। अब निषेचन की क्रिया नहीं हुई है, तब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होगा? देखो कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल बढ़ा रहा था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो ये जाकर क्या करेगी, LH एंड FSH को नेगेटिव फीडबैक देगी, और LH एंड FSH का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो LH एंड FSH का अगर लेवल कम हो जाएगा तो आपको पता है कि, अब ध्यान रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम का संबंध क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल फटी थी और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था। कॉर्पस ल्यूटियम एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर कम हो गया, तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो बना रहा है हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को, उसका स्तर कम हो जाए तो जो क्या बची, कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही थी, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, देखो कम हो जाएगी। और अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हुई तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करने वाला जो हार्मोन था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही था, वो भी क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कर रहा था। तो यहाँ पर टूटने लग जाती है, और एंडोमेट्रियम टूटने की वजह से फिर से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अंडाणु कब रिलीज होगा, अंडाणु का उत्सर्जन कब होता है, अंडाणु कब रिलीज होता है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब ये पहली जो प्रवस्था है, ऋतुस्राव वाली प्रवस्था जो है, ये जब स्टार्ट होती है तो उसके 14वें दिन जो है वो अंडाणु रिलीज हो जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, देखो मान लो कि ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर ख़त्म हो गया, और यहाँ से वापस नया साइकिल स्टार्ट हो गया। तो जब ये पूरा साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, मान लो ये पूरा साइकिल है 28 दिन का, कितने दिन का, 28 दिन का। तो 28 दिन का है अगर मान लो ये, तो यहाँ पर 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर मान लो कि 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि इन 28 दिनों में से आपको माइनस करने हैं 14, यहाँ से माइनस करने, क्या करना है, वहाँ से माइनस करना है 28 दिन, 28 में से 14। जैसे मान लो कि 1 तारीख को, किसी जरूरी नहीं है कि 1 तारीख को स्टार्ट हो, ऐसा मत सोचना कि पहले महीने की पहली तारीख 1 तारीख है तो चलो हम 1 तारीख से स्टार्ट कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर फीमेल के अंदर डेट अलग अलग होती है, ठीक है ना। मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो 1 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था, तो 1 से 5 दिन तक तो यही चल गया था, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो 28 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा चक्र 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और फिर से वो वापस 29 से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो 28 तारीख को जब ये ख़त्म होगा ना, तो इस 28 में से माइनस कर लो 14 को, इधर से माइनस करो, तो जो जितनी डेट आएगी ना, उस डेट के ऊपर ये अंडाणु रिलीज होगा, उस डेट के ऊपर अंडाणु जो है वो बाहर निकलेगा। इस तरह से आप डेट निकाल सकते हो कि अंडाणु कब मुक्त होगा। आ रही बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और भी कुछ चीज़ें हैं वो बतानी है, मैं बता देती हूँ। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। बाकी बुक के अंदर तो इसका डायग्राम दे ही रखा है, तो देखो समझाना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है ना। तो आप अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन बट एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, कंप्लीट है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करो, कमेंट नहीं कर सकते हो तो जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं आपको, उनके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज
कर सकते हो कि इसमें ये समस्या आ रही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि नहीं हमें तो मैम से बात करनी है। अरे मैम से क्या बात करनी है, आपको जो आंसर चाहिए होंगे मैं उसके अंदर सर को बता दूंगी या किसी को भी बता दूंगी तो वो आपको आंसर कर देंगे, या फिर मैं ही कर लूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी जिद ना करें और फालतू के कमेंट ना करें। बहुत सारे फालतू के मैसेज आते हैं, कुछ भी रात को भी मैसेज आने लग जाते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है ना। परेशान क्यों करते हो आप लोग, आपको जो आंसर, हाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं जो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको, ठीक है। मुझे लगता है कि आप अपनी क्लास में ज़रूर टॉप करोगे, ठीक है। बट ऐसे ही परेशान नहीं करना है, ऐसे ही फालतू के कमेंट नहीं करने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास हो सके। अभी तो कुछ 1-2 दिन और ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो रहेगा, बट उसके बाद में मैं आपकी कंटिन्यू क्लास लूँगी, ठीक है। तो ये चक्र जो है पूरा पूरा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करें। अगर क्लासें पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्लास कितनी बजे आती है। तो क्लास अपनी 6:30 बजे आती है, ठीक है ना। जब भी क्लास आएगी वो 6:30 बजे आएगी। आप एक बार 6:30 बजे आकर चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को शेयर करनी है ताकि उनको भी अगर फ़ायदा हो इन क्लासों से। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा दो। सब्सक्राइब कर लो ताकि पता चल जाएगा कि कब क्लास आएगी। जब सब्सक्राइब करोगे आप तो वहाँ पर बेल आइकन होगा, उसको दबा देना है। तो जब भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा भी कब क्लास आई है, ठीक है ना। लाइक ज़रूर करना है और क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छे कमेंट जरूर करना है। मुझे पता चलना चाहिए कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर पसंद आ रही है तो हम और भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लासें लेकर आपके सारे चैप्टर जो है वो मैं जल्दी से जल्दी पूरे करवाना चाहती हूँ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी क्लासें हो जाएगी, जल्दी जल्दी चैप्टर हो जाएंगे। फिर हम कुछ टेस्ट सीरीज़ भी रखेंगे, टेस्ट वेस्ट भी लेंगे आपका, तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, कोर्स तो हो जाएगा। कोर्स में अभी वैसे भी स्कूलें भी ओपन नहीं हुई है ना, तो अभी उनमें भी तो कोर्स करवाना रहेगा ना। तो अपन तो पहले उनसे ही आगे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू। और भी कुछ इसके बारे में चीज़ें बतानी है मुझे, वो मैं अगली क्लास में कोशिश करूँगी अगली क्लास में बताने की, क्योंकि यहाँ पर ना तो मेरे पास जगह बची है और क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। इससे बच्चे बोर होने लग जाएंगे कि इतनी ज़्यादा लंबी लंबी क्लासें क्यों ले रहे हो आप, है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू सो मच। ये हमारा जो पूरा फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो आगे हम बात करेंगे उसकी। थैंक यू सो मच।